हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने रोटेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम और आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमको यहाँ पे मिलता है कि एक सर्कुलर रिंग है और उसका मास है कैपिटल M और रेडियस है स्मॉल r और वो रोटेट हो रही है अपने एक्सिस के अबाउट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हम दिमाग में पिक्चर बना लेंगे, चाहे तो पन्ने पे भी पिक्चर बना सकते हैं। ये हमारे पास रिंग है जो रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। अब क्या होता है कि दो पार्टिकल जिनका मास स्मॉल m है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर जुड़ जाते हैं, आकर अचानक से वो पैदा होते हैं, अचानक से अवतरित होते हैं और वो इस रिंग पर चिपक जाते हैं। तो यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसी है और फाइनल सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो रिंग है, इस रिंग के कोई भी दो डायमेट्रिक एंड जो है आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे m मास का पार्टिकल जो है आके अटैच हो जाता है। तो मुझे बताना है कि अब जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी हो चुकी होगी। तो मैंने मान लिया ओमेगा डैश इसकी एंगुलर स्पीड हो जाती है। तो इस पूरे सिस्टम पर देखें कि इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस सिस्टम पर नहीं लगा है इनिशियल और फाइनल कंडीशन में। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में कोई भी टॉर्क नहीं लगा है। अब कहेंगे कि सर ये मास m है इसका, तो इसका mg का टॉर्क लग रहा होगा। mg का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा और उसको काउंटर करने के लिए इस वाले पार्टिकल के mg का टॉर्क भी लग रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं अभी भी जो नेट टॉर्क है वो 0 के बराबर है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्क हमें नहीं मिला है यहाँ पे एक्सटर्नल। तो कह सकता हूं मैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे वैलिड होगा। सो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है I इंटू ओमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m कैपिटल M r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। ये भी एक प्योर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें रिंग और दो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। तो यहाँ लिखूंगा स्मॉल कैपिटल M इंटू r स्क्वायर प्लस स्मॉल m r स्क्वायर प्लस स्मॉल m r स्क्वायर, तो 2m r स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ से आपको ओमेगा डैश की वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा डैश की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स में से सबका मास m है और रेडियस r है और इनको अलाउ किया जाता है ऊपर से नीचे आने के लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन द बॉडी विल रीच फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज। आपको बताना है कि 1 2 3 4 में से कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचने वाली है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये प्योर रोल कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि नीचे आने का मतलब है कि इनके सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर आ चुका है। तो इस सेंटर ऑफ मास के लिए मैं लगा सकता हूँ S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। SCOM इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ACOM इंटू टी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि टाइम जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका टाइम जो है वो कम लगने वाला है। सो एक्सेलरेशन ज़्यादा, टाइम लगेगा कम और वो पहुँचेगा सबसे पहले। अब एक्सेलरेशन की बात करें, जब इंक्लाइन प्लेन पे कोई रिजिड बॉडी प्योर रोल करते हुए नीचे आती है, जब इंक्लाइन प्लेन पर कोई रिजिड बॉडी ऊपर से नीचे आती है रोल करते हुए, तो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन I अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा रिजिड बॉडी चाहिए जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा हो, यानी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम हो। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो ऑब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन वो एक्वायर करेगा और सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन के बाद उसमें टाइम सबसे कम लगेगा, सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसका यदि देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 टाइम्स एम आर स्क्वायर होता है, इसका 0.4 टाइम्स एम आर स्क्वायर होता है। सॉलिड सिलेंडर का होता है 1/2 0.5 एम आर स्क्वायर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 टाइम्स एम आर स्क्वायर।
तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम, इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर सबसे कम, और इसका मतलब उसका ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो टाइम कम, तो सबसे पहले पहुंच गए। तो 4 नंबर हमारा आंसर जो है हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एक मास m है, वो ऐसे कोनिकल पेंडुलम में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका और बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। हमारे पास एक इस तरह का पाथ है, मतलब ये है आपका कोनिकल पेंडुलम, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। दोबारा चेक कर लीजिए, ऊपर वाला B, नीचे वाला A। आपको ये बताना है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है A के अबाउट और B के अबाउट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो मैं पहले मान लेता हूं कि इसका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता है। यानी पार्टिकल यहाँ है तो ऐसे जाएगा, 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 यहाँ है तो ऐसे जाएगा। कुछ इस तरीके की इसकी वेलोसिटी का पैटर्न यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और मान लीजिए इस पॉइंट पे बात करता हूँ, तो इस पॉइंट पे यदि मैं B के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। देखिए B के रेस्पेक्ट में यदि मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं, L अबाउट B। सो B के रेस्पेक्ट में इसका मुझे R वेक्टर देखना होगा, ये साहब आपका R वेक्टर है। इसकी वेलोसिटी जो है वो ऐसे है, तो मैं R क्रॉस V की बात करूं, R क्रॉस V, देखिए इसकी वेलोसिटी है ऐसे, और इसका R वेक्टर जो है वो कुछ है ऐसे। सो R क्रॉस V जो है वो आपको ऐसे मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से आपको R क्रॉस V मिलने वाला है, और यही L वेक्टर की डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब L वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, L वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ LB वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन जो है इसकी वो कांस्टेंट नहीं है। पहले इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है, और ऐसे ऐसे करके वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो घूमता जा रहा है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mRv साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री है थीटा, तो ये साइन 91 हो जाएगा। स्पीड कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है B पॉइंट से इस पार्टिकल की वो लेंथ के बराबर है, वो हमेशा कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ LB जो है वो कांस्टेंट है। तो LB वेक्टर जो है ओवरऑल क्या कहा जाएगा, वो वेरिएबल वेक्टर है, नॉट कांस्टेंट है। अब हम बात करें कि A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की, तो A के अबाउट यदि एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पहले हम R वेक्टर बनाएंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो R वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। इसका वेलोसिटी कैसे है, अंदर की तरफ। सो R क्रॉस V जो है ऊपर की तरफ आता है, तो ये L अबाउट A का डायरेक्शन है। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, R वेक्टर ऐसे है। तो ये R क्रॉस V की बात करें तो अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में आपको मिल रहा है LA वेक्टर। तो ऐसी हर एक पॉइंट पे जब ये पार्टिकल पहुँचेगा तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट A पॉइंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो सदा सदा के लिए कांस्टेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट A का जो डायरेक्शन है विच इज़ अ कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ जो है R क्रॉस V की डायरेक्शन है, तो यही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है इसका mRv साइन थीटा। तो हमेशा थीटा की बात करें तो हमेशा ये ऐसे रेडियस के अलॉन्ग होगा, और इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ ये हमेशा 1 के बराबर रहेगा। जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, r की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो भी एक समान है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ LA है वो भी सदा सदा के लिए कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब ओवरऑल ये LA वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है। तो ऑप्शंस देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे मैच हो रहे हैं। सो LA इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन की बात करें LB इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, गलत है। LB की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में वो जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। LA एंड NB बोथ आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन ने
नहीं, बी मतलब कांस्टेंट नहीं है, एल एंड एल भी बोथ आर कांस्टेंट गलत है। सो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। सॉलिड डिस्क है जिसका रेडियस ए है, मास एम है, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, इंक्लाइन प्लेन में ऊपर से नीचे आ रही है, एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, वो इस फॉर्म में है तो बी की वैल्यू बतानी है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय एम ए स्क्वायर। एम ए स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, आपको मिलता है यहाँ पे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। तो 2/3 जी साइन थीटा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा बी की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, बी की वैल्यू 3। इसके बाद देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जेईई में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें दिया है कि कंसीडर अ 20 kg यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। एक डिस्क है, इसका मास हमें दिया है 20 kg, इसका रेडियस भी दिया है 0.2 मीटर, और इसको सेंटर से फिक्स कर दिया गया है। इस डिस्क के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो आपको बताना क्या है कि कितने रिवॉल्यूशन करेगा, कितने चक्कर लगा लेगा जब इसकी स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड हो जाने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स लगाया हुआ है, और फोर्स जिस पॉइंट पे लगा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितनी है मैं बता सकता हूँ, ये रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे r परपेंडिकुलर इंटू एफ से टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क होगा आपका f इंटू आर, और टॉर्क किसके बराबर होता है, I इंटू अल्फा के। तो ये डिस्क है बेटा, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो r से चला गया r, तो आपको मिल गया 2f अपॉन एम आर इज इक्वल टू अल्फा। अब हमें अल्फा पता है, वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स f इज 20 डिवाइडेड बाय मास कितना है आपके पास 20 इंटू रेडियस कितना है 0.2। तो ये 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। अब आपसे पूछा है कि कितने चक्कर ये लगा लेंगे 50 रेडियन पर सेकंड स्पीड होने में। स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, यानी कि आपसे थीटा आपको पूछा गया है, बेसिकली थीटा अपॉन 2 पाई पूछा है कि कितने चक्कर लगा लेंगे, नंबर ऑफ चक्कर पूछा है। और आपसे कहा गया है कि ओमेगा इनिशियल 0 है, ओमेगा फाइनल जो है वो 50 रेडियन पर सेकंड हो जाता है, और आपको अल्फा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू अल्फा, तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 0 125 आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे तो आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा, इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 3.14 यानी कि 6.28। अब 6.28 जो है इसे 6.25 मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 625 इसे अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। 25 25 625, 25 पंजा 125, 5 से गया 5, 5 से गया ये 20। तो 20 हमारा आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक कॉर्ड है जिसको वाउंड किया गया है एक पहिए से, एक पहिए में रस्सी को ऐसे बांध दिया है। अब क्या कहते हैं, उसका रेडियस r है, एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज a वेट mg इज अटैच्ड टू द कॉर्ड at the end, the weight falls from the rest after falling through a distance h, the square of angular velocity of wheel will be equal to। सवाल कुछ ऐसा है कि यार आपके पास एक पहिया है, पहिए में लपेटे गए हैं रस्सी, पहिए में लपेट दी है रस्सी, लपेट दी है कुछ इस तरीके से, और उस रस्सी का जो एक एंड है वहाँ से बांध दिया है एक पत्थर का जो वेट है वो mg के बराबर है। mg वेट ये एक्सर्ट करता है नीचे की तरफ, ये जो है बिल्कुल फिक्स कर दी गई है। तो आपको बताना है कि ये पत्थर यदि h हाइट नीचे चला जाएगा, तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, एंगुलर स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि यहाँ पर कोई भी स्लिपिंग नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रस्सी लपेट देते हैं उस पहिए के ऊपर
तो जिस स्पीड से ये जो रस्सी नीचे जाती है उसी स्पीड से, उसी एंगुलर स्पीड से ये घूमने लगता है, या उसी लीनियर स्पीड से ये पार्टिकल सारे चलने लगते हैं, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है क्योंकि। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है जो एक्ट कर रहा हो, कोई यहाँ पे टॉर्क नहीं है जो एक्ट कर रहा हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन कितना है आपके पास, mg इंटू एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ये घूम रहा है और ये नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू छोटू पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस हाफ इंटू जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इंटू ओमेगा स्क्वायर, इंटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ जाती है। और हम ये भी जानते हैं बिकॉज कोई स्लिपिंग नहीं है तो इसकी स्पीड जो है v वो किसके बराबर होगी, r इंटू ओमेगा के बराबर। तो r इंटू ओमेगा के बराबर इसे यहाँ रख देंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। पहली इक्वेशन कहाँ से आई है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते थे। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई है कि हमने नो स्लिपिंग की कंडीशन लगाई है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे v की जगह में आर ओमेगा रखने वाला हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया i को i रखा है, तो यहाँ मिलेगा mgh, ये पार्टिकल का मास mgh है, इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लिया मैंने, m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई इंटू यहाँ पे क्या लिखा है आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2mgh डिवाइडेड बाय m आर स्क्वायर प्लस आई। तो 2mgh अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, आपको आंसर मिल जाएगा 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।